सेंसेई, आपने ये समझाया कि हमारे विचार हमारे प्राणों से बनते हैं, पर प्राणों से विचार बनने की प्रक्रिया क्या है, इसको थोड़ा और गहराई से समझाएं। हाँ, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो प्राण साधना हम लोग शुरू करेंगे उसमें। क्योंकि शब्दों से आप इसके बारे में परिचित तो हो सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे आप दिल्ली से मुंबई के लिए सड़क यात्रा से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की और साइनेज आया, बोर्ड आया, मुंबई 1200 किलोमीटर बचा है। यह सूचना तो मिल सकती है, आप मुंबई नहीं पहुंचेंगे, लगातार चलते रहेंगे तब पहुंच जाएंगे। तो परिचय के तौर पर इस पे चर्चा तो अवश्य हो सकती है। संक्षेप में मैं कुछ विषयों पे पर्दा इसलिए डाल के चलता हूं क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है। उस बीमारी का परिचय मुझे पहली क्लास में मिल गया था। अच्छा, एक थोड़े से आपको उस अवस्था में ले चलते, उस कालखंड में ले जाते हैं जब मैं पहली क्लास में था। अक्षर ज्ञान हो चुके थे, शब्द ज्ञान हो चुके थे। तो पाठ्यक्रम में हमें एक पुस्तक मिली थी, रानी मदन अमर, बिहार बोर्ड में, जो अब भी है। और उसमें एक कहानी थी कि एक फेरी वाला, अर्थात अपने सामान को पोटली में बांध के, पहले ऐसे विक्रेता घूम घूम करके सामान बेचा करते थे, अभी भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे ही दुकानें चलती हैं, जिसे हम फेरी वाला कहते हैं। फेरी लगा लगा करके अपना सामान बेचता है। तो एक फेरी वाला बहुत सारी टोपियां लेकर के जा रहा था बेचने को। थक गया था, गर्मी का समय था, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने को बैठा, नींद आ गई, वो सो गया। और जब उठा तो देखा उसकी पोटली गायब है। तो उसने अगल बगल चारों तरफ देखा, कोई कुछ दिखा नहीं। जंगल में कौन केवल केवल पोटली में से चीजें चुरा ले गया, पोटली भी नहीं उठाया। अर्थात एक आदमी का काम नहीं, अगर एक चोर होता तो वो अकेले सारा उठा के चला जाता। उसने नजर दौड़ाई, ऊपर में देखा हर बंदर टोपी से खेल रहा था, कई बंदरों का समूह। तो नीचे से आवाज मारने लगा, उसे चिढ़ाने लगा। तो जैसे जैसे टोपी वाला, फेरी वाला हरकतें करता था, बंदर वही हरकत करने लगे ऊपर से। ये दांत दिखाया तो वो भी दांत दिखावे, ये हाथ ऐसे ऐसे किया तो बंदर भी ऐसे ऐसे करने लगे। तो थोड़ी देर के बाद जो फेरी वाला था, व्यापारी, उसने अपने सर पे ऐसे हाथ रखा और जोर से जमीन पे दे मारा, धड़ाम। बंदरों ने सारी चीज वही चीज कर दिए और धड़ धड़ करके सारी चीजें नीचे आ गई। अर्थात यह बात हमें तभी समझ में आ गई थी, नकलचियों से सावधान। और यूट्यूब भरा हुआ है नकलचियों से। यहां तक ठीक, अनुभव के बगैर कुछ यहां से बटोरा, कुछ वहां से बटोरा, और फिर लोगों को भ्रमित करने में जो लग जाते हैं, उनसे बचना और आपको बचाना आवश्यक है। इसीलिए कई चीजों को एक जगह पर ला करके रोक देता हूं। हालांकि गुरुदेव ऐसा नहीं करते, खोलते हैं तो पूरा खोल देते हैं वो। मैंने एक बार कहा था गुरुदेव से, गुरुदेव कुछ चीज़ों पे पर्दा रखना अच्छा है ताकि साधक धीरे धीरे वहाँ पहुँचे। गुरुदेव की दृष्टि बहुत विराट। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो लोग समझ ही नहीं पाएगा, ले ही नहीं पाएगा। बातों को, नकल तो बात की चीज़ है, बात समझेगा तब तो नकल करेगा। और यह बात हमने यथावत पाई। लेकिन जहाँ पर टेक्निक्स है वहाँ पर सावधानी इसीलिए ज़रूरी है। ठीक उसी तरह जैसे मैं एक दो दिन पहले या आजकल में ही यह प्रश्न देख रहा था, जो वह व्यक्ति 27 वर्षीय युवक, उसने अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया
गलत चीज़ों को कहीं से ग्रहण करके उस पर अभ्यास करके, और यह अपराध है। और यूट्यूब पे जो ज्ञान बांट रहे हैं बगैर अनुभव का, बगैर प्रामाणिकता के आधार पर, वह वैसे ही अपराधी हैं, क्योंकि उनको फॉलो करके, उनका अनुसरण करके कई लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, जो उस समय नहीं मानते। वो 20 वर्षों के बाद उन्हें पता चलेगा हमने क्या कांड कर दिया। तो अभी इस विषय को परत दर परत हम आगे खोलेंगे अभ्यास के माध्यम से। इसीलिए हमने 2 विषय पकड़ा है, ब्रह्मचर्य साधना और प्राण साधना, जो देख रेख में जिसका आयोजन हो, ताकि कोई गलती ना करे कोई, कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। और जब वह प्रमाणित हो जाएंगे तो वह आगे बढ़ जाएंगे, चीज़ें उनके सामने खुल जाएंगी। यह भविष्य में, और बल्कि थोड़ा शीघ्र ही उसको करने की योजना है। तो इसीलिए तकनीक को मैं अभी यहाँ पर उसे खोल नहीं रहा हूँ। देखिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए। भगवान बुद्ध ने एक तकनीक दी, विपासना, जिसमें सांसों को निहारते रहने की तकनीक है। और विश्व के अलग अलग स्थानों में यह तकनीक पहुंच गई। मैंने 99% लोगों को, जितने लोगों से अब तक मिला हूं, उन्हें गलत तकनीक करते पाया हूं। बल्कि 99 कुछ कम कह रहा हूं, लगभग सभी। यह अर्थ नहीं है कि समस्त विपासना वाले गलत कर रहे हैं। जितने लोग मेरे संपर्क में आए, मेरे अनुसंधान के दौरान, मैंने उन्हें वह तकनीक गलत करते हुए पाया, जबकि वह तकनीक शब्दों में बता दी गई और लोग उसको करने लग गए। तो समझिए, जहां पर भी बात तकनीक की आती है, आवश्यक है कि आप अनुभवी व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति की देख रेख में, संरक्षण में, उसकी दृष्टि के अंतर्गत आप वह करें। मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं और उन तकनीकों को देखते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। दरबार की व्यवस्था अनोखी है। गुरुदेव जो तकनीक देते हैं, आप गलत करेंगे, कुछ दिन में आपका उच्चाटन हो जाएगा। प्रक्रियाएं गलत करेंगे, कुछ दिन में दरबारी धक्का देकर आपसे अलग करवा देता है। फिर आप तड़पेंगे, फिर प्रश्न होगा, फिर आपको सही तकनीक पता चल जाएगी करने को। क्योंकि सबसे व्यक्तिगत संवाद इतनी बड़ी संख्या में संभव नहीं है, और एक तरफा माध्यम अगर है संवाद का, तो भी संभव नहीं है। आप देखिए ना, मैं ये क्यों कह रहा हूं। मैंने अभी हाल में दरबार का ही एक भजन आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। क्या उद्देश्य था मेरा? उस भजन को प्रस्तुत करने के पहले मैंने अपनी एक रचना, जो मेरी कविता है, उसको अपने शब्दों में ही उसे पेश किया। धरती मौन है, सूरज मौन है, चंद्रमा मौन है, एक ही शक्ति सब में। यह जब दिया आपके विचार को ट्रिगर करने के लिए, कि वह कौन शक्ति है जो सब में एक साथ विराजमान है और मौन है, पूर्ण दृष्टा है। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से उसे करेंगे तो आपको ध्यान लग जाएगा। वह इतना मजबूत भजन दरबार का है, जिसे हमारे गुरु भाइयों ने
गाया है, परमेश्वर दास जी ने गाया है और अन्य सहयोगियों ने सहयोग दिया है। प्रोफेसर पांडे ने वीणा की धुन दी है, सार्थक ने तबला दिया है, तो सबने मिलकर के वह बनाया, प्रस्तुत किया। मैंने पाया कि इसको लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, जबकि यह इतना सख्ती से ओतप्रोत भजन है कि आपकी 90% समस्या माँ के सामने बैठ के इसी भजन को दोहराने से हो जाएगी। एक उसमें मुझे कमेंट आया, मैंने देखा, दरबार के ही भक्त होंगे या कहीं बाहर से होंगे, कोई ज्ञानी थे। उन्होंने कहा ये तो आपने दरबार की चीजें कॉपी पेस्ट कर दी, इसमें आपका क्या रोल है? अब बताएं। एक व्यक्ति का कमेंट आया, वाह वाह, आनंद आ गया। एक व्यक्ति का आया, पूरी तरह से मैं खो गया। अब यह 3 व्यक्तियों का उदाहरण ले रहा हूं जो एक ही परंपरा से हैं। तीनों के साथ ऐसे अलग अलग अनुभव क्यों हुए? यह आपके लिए पेश किया कि आप अपने स्वयं के विचारों का मूल्यांकन उसी आधार पर कर बैठें। आप करेंगे नहीं, आपके शब्द ही आपका मूल्यांकन, आपका परिचय पत्र होगा। वह जैसी स्थिति जैसके अंदर होगी, जो अवस्था होगी, जो प्राण जिस रूप से जहां सेट होगा, वो वैसे ही उत्पात मचाएगा। तो जो आपका प्रश्न है, कारण यहीं से तो अटैच होकर के स्मृतियां प्रवेश पाती हैं। गुरुदेव कहते हैं स्मृति के अलावा कुछ नहीं है। तो स्मृति का वाहक कौन है? शरीर में स्मृतियों का प्रवेश कैसे है? वह स्मृति जैसे यह बिजली जल रही है, लाइट जल रहा है, वो प्रकाशित कर रहा है, उसके पीछे विद्युत तरंगे हैं। तो समझिए, बल्ब और विद्युत तरंग, तो कदम दर कदम, एक एक कदम उठाते 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 आप और गहरे हो पाएंगे और गहराई में उतर पाएंगे। हम लोग शीघ्र ही प्राण साधना और ब्रह्मचर्य साधना पर अलग अलग रूप से ऑनलाइन शुरुआत करेंगे। हाँ, एक खुशखबरी भी है। हमने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव कम से कम एक बार लाइव सेशन में आ जाएं अपने समस्त शिष्यों के साथ, ताकि आपका संवाद उनसे सीधा उसी वक्त पे हो पाए। आवश्यक यह है कि जो प्रश्न आपके हों वो कुछ अंतराल के बाद हों। जैसे हमने पिछली बार जो बल्कि पहली बार जो लाइव सेशन किया था, उसमें कितने प्रश्न थे अर्नब? 700 प्लस क्या थे? 700 के ऊपर। 700 से ऊपर प्रश्न थे ऑन द स्पॉट। और कितने उसमें इंटरैक्शंस थे? लगभग 4000 से। एक सेशन में 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक 2000 करके 4000। तो लगभग 4000 उसमें रिएक्शंस थे, 700 प्रश्न थे, और इसीलिए आपके कई प्रश्न इतनी रफ्तार से आगे निकल गए कि मॉडरेटर उसे देख नहीं पाए। तो हमने यह विचार किया कि भविष्य में 2-3 मॉडरेटर होंगे ताकि आपके प्रश्न लिए जा सकें। और गुरुदेव के साथ जब ऐसी लाइव संगत आपको मिलेगी, जिसके लिए हमने गुरुदेव से प्रार्थना किया है कि आप सभी का मार्गदर्शन आपको डायरेक्ट फ्रॉम गुरुदेव मिल पाए। क्योंकि अब तक जो उद्बोधन होता है वह
पूर्णिमा के समय तो होता ही है, और महाअधिवेशनों में भी होता है। तो वह उद्बोधन और वह कार्यक्रम बढ़े। तो मैं यह क्यों कह रहा हूं? मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सचेत कर रहा हूं कि आप बहुत तीव्रता से अपनी समझ का विकास करें, ताकि आप गुरुदेव को संगत दे पाए। मेरा दिल रोता है जब मैं गुरुदेव को अकेले पाता हूं, बिल्कुल नितांत अकेले, कोई नहीं। एक शिष्य का कर्तव्य है कि स्वयं के विचार के स्तर को एकदम करीब पहुंचा दे और अपने गुरु को संगत दे पाए। यही तो हमारी परंपरा रही है, इसे ही तो हम ऋषि परंपरा कहते हैं। इस विषय पर विस्तार से हम एक कार्यक्रम लेकर के आएंगे, जिससे आपकी समझ को आगे बढ़ाने में वह सहयोगी बन पाए। देखिए, मुझे बहुत दुख होता है यह देख करके कि व्यक्ति अनुभव के बगैर शब्दों से जो खेलता है, और शब्दों से जो खेल रहा है वो भी अपने पीछे भीड़ इकट्ठा करते चल रहा है। उस भीड़ का क्या होगा? कहां जाएंगे बेचारे वो? अपनी समझ को तो कूड़ा घर बना देंगे। बचिए, निश्चित तौर पर बचिए। बस इतना अभी के लिए काफी है। लेकिन यह आश्वासन देता हूं कि हम अभ्यास में शीघ्र ही आएंगे, सब एक साथ अभ्यास करेंगे गुरुदेव के आदेश के पश्चात, और उन अभ्यासों के माध्यम से आप जो प्रकृति की नैसर्गिक व्यवस्था है, जो आपके अंदर किसी न किसी रूप से असंतुलित हो गई है, उसको आप अपने साधना के क्रम में और अधिक संतुलित करते चले जाएं। आपके अंदर एक प्रश्न उठ रहा होगा कि नहीं, थोड़ा और बताया जाए, थोड़ा और खोला जाए, क्योंकि मैं यह देख पा रहा हूं कि जो महाविज्ञान चैनल के जो समर्थक, सहयोगी, दर्शक, साधक, भक्त हैं, उनके समझ के स्तर में पिछले 1 वर्षों में, लगभग 1 वर्ष तो नहीं हुआ है अभी, 8 महीने में जितना विकास मैं देख रहा हूं वह आनंद का विषय है। हालांकि काफ़ी नहीं है, लेकिन जहां थे और आगे जहां बढ़ गए, और जो निरंतर बढ़ने की जो चाहत पैदा हो गई, जो लगन लग गया है, वह निश्चित ही हमें समय निकालने को मजबूर कर देता है कि यह कार्यक्रम आगे चलता रहे। आप में से कईयों का प्रश्न होगा कि नहीं, थोड़ा सा और बताया जाए, थोड़ा और खोला जाए। अच्छा, थोड़ी समझ को और बढ़ोतरी देता हूं, सुनिए। मैंने एक बहुत अच्छी मिठाई खाई, बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा स्वादिष्ट मिठाई तो हमने कहीं खाया नहीं। अब आप बताइए कितना स्वादिष्ट? आधा किलो, 1 किलो, ब्रह्मांड के बराबर नहीं। यह तो खाएंगे तो ही पता चलेगा। मुझे दर्द कर रहा है। कितना दर्द कर रहा है? कितना क्विंटल? 5 किलो, 10 किलो?
1 टन कितना दर्द कर रहा, दर्द से मैं मारा जा, कितना, इसकी कोई मशीन बनी नहीं। दर्द हो रहा है विषय की ओर इंगित कर रहा है, कितना हो रहा है ये तो मेरा विषय है, ये मेरा अनुभव है। तो शब्द सिर्फ परिचय दे सकते हैं, अनुभव नहीं करा सकते। इसीलिए तो शास्त्र को जो रट करके श्लोकों में अपना उत्तर ढूंढ रहे हैं, वह ऐसे ही है कि मैं शादी में गया, 20 स्टॉल तो केवल और केवल मिठाई के थे, और सभी मिठाई एक से बढ़कर एक। ये लिया हमने, वाह, जन्नत है तो यही है, वाह। अगले में बढ़ा, आपको क्या हुआ पता चला? नहीं हुआ। पता चलने में आएगा, कमरे में अंधेरा था, लाइट स्विच दबाया, रोशनी हो गई। जहां प्रमाण नहीं है वहां शब्दों से खेलने का कोई औचित्य नहीं है। शब्दों से तो बस थोड़ा सा परिचय पाया जा सकता है, या फिर कुछ हुआ उसकी पुष्टि ली जा सकती है, बस इतना ही हो सकता है कि मैंने ये खाया था, ये कहां है, फिर मैं नेट में ढूंढा, ओहो दिस इज कॉल्ड एवोकाडो, फिर पता चला। तो इतने समय के लिए वो पुष्टि करेगा। लेकिन जो भी चीज घटित होगी, जो वास्तव में आपको ज्ञान कराएगी जिस चीज का, वह तो आपका स्वयं का अनुभव है। मैंने आम खाया, अब मैं सही निर्णय ले सकता हूं। फिर आम खाया, अलग अलग मौसम के आम खाए, आनंद आ गया। अब मेरे पास मेरे अनुभव के आधार पर संकलन है कि मेरे दृष्टिकोण में, मेरे हित में, मेरे जिह्वा को सर्वप्रिय स्वाद कौन सा है। आम का सीजन खत्म होते हैं तो जो चौसा आता है, उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं, अल्फांसो भी नहीं। अब यह मेरा अनुभव है। ठीक उसी तरह से आपको भी अनुभव में आना पड़ेगा। अनुभव खाने से आएगा, बातों से नहीं आएगा। लोग बातों से अनुभव लेना चाहते हैं और बातों से अनुभव कराना चाहते हैं, नहीं होगा। चाहे आपने 5 करोड़ दर्शक पैदा कर लिए हों, किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शब्दों में खेल रहे हैं। महाराज करने पे आ जाइए, परिणाम तो करने से ही आएगा। मैं यहां से उठूंगा तभी तो बंबई पहुंच पाऊंगा। बैठे बैठे वो तो दिवा स्वप्न है। इसीलिए स्पष्ट समझ लीजिए, कोई आपसे अगर पूछे भी, अगर आप शक्तिशाली हैं तो एक बार उसे थोड़ा सा काट दीजिए। वो पीछे दर्द किया, हाँ कितना किया, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 10 किलो। हाँ ऐसा ना करें। मैं तो ये एक उदाहरण के माध्यम से आपसे संवाद के क्रम में उदाहरण के माध्यम से ये बात रख रहा हूं। तो समझ गए, अनुभव ही सब कुछ है, और अनुभव सिर्फ अभ्यास से आएगा। जिस रास्ते गुजरेंगे उस रास्ते का अनुभव ही आपको, उस रास्ते से गुजरने का अभ्यास ही आपको अनुभव देगा, और फिर आपके पास अनुभवों का संकलन होगा, और वह बहुआयामी होगा, जिसे आपने कोर्स में नहीं पढ़ा, स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ा, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, और वही वास्तविकता की ओर आपको ले जाएगा। बस इतनी सी बात है।